नमस्कार विद्यार्थी भाइयों बहनों। कक्षा 9 हिंदी एकम 10 भारत गौरव। विद्यार्थी भाइयों बहनों, भारत गौरव जिसके कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। शीर्षक की सर्वप्रथम चर्चा करें हम। विद्यार्थी भाइयों बहनों, भारत गौरव अर्थात भारत का सम्मान। भारत का सम्मान क्या है? भारत का सम्मान, यहाँ कविश्री ने बहुत सारी ऐतिहासिक बातों की तरफ अंगुली निर्देश करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत एक प्राचीन राष्ट्र है। सामान्य रूप से जब हम हमारे घर में, विद्यालय में सुनते हैं कि भारत प्राचीन राष्ट्र है, हमारी जो संस्कृति है प्राचीन है। विद्यार्थी भाइयों बहनों, थोड़ी काव्य से पूर्व हम इसके बारे में चर्चा करेंगे ताकि हमको पता चले कि काव्य का भाव क्या है। काव्य मैथिली शरण गुप्त जी हमें क्या कहना चाहते हैं? भारत सम्मान, भारत गौरव किस बात का है, उसको समझने के लिए हमें पहले की कुछ बातों को समझना आवश्यक है। इससे पहले हम थोड़ी कवि परिचय की बात कर ले। मैथिली शरण गुप्त जी जन्म झांसी जिले के चीर गांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में इनकी रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्ति में सराबोर पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण ये राष्ट्र कवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। विद्यार्थी भाइयों बहनों, यहाँ उनकी जो रचनाओं का जो क्षेत्र है वो बहुत ही बड़े क्षेत्र में है। उन्होंने अपने अंदर रहे हुए राष्ट्रीय भाव से अभिभूत होकर ये सारी रचनाएं रची है। अर्थात उनकी रचनाओं में हमें देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो उनका प्रेम है वह दृष्टिगोचर होता है। तो यहाँ कवि परिचय हमने प्राप्त किया। विद्यार्थी भाइयों बहनों, इस काव्य के अंदर कविश्री ने एक शब्द का प्रयोजन किया है। जरा इस शब्द को हम जानते हैं, हमारे लिए परिचित है, लेकिन हम इसके बारे में कम जानकारी रखते हैं। आर्य शब्द, आर्य किसको कहा गया है? विद्यार्थी भाइयों बहनों, इसके बारे में थोड़ा हम समझ लें। मेरी जानकारी है उस हिसाब से आपको मैं थोड़ा आर्यों के विषय में बताना चाहता हूँ। एक समय था, मानव जब विकास कर रहा था, उस समय वह
विश्व में ऐसी जगहों की तलाश कर रहा था जो उनके निवास के लिए अनुकूल हो। इसलिए मानव झुंड, छोटे छोटे बड़े बड़े झुंड जो हुआ करते थे, मानवों के समूह जिसको हम कहेंगे, वह एक जगह एक दूसरी जगह सदा अपने आप को, अपनी भौगोलिक स्थिति को बदलते रहते थे, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और वहाँ देखते थे कि उनके अनुकूल बसने योग्य वातावरण है कि नहीं। तो विश्व की कई सारी संस्कृतियां हमने इतिहास में पढ़ा है कि ग्रीस संस्कृति, मेसोपोटामिया की संस्कृति, ईरानियन संस्कृति, ऐसी संस्कृतियों के बारे में हमने इतिहास में पढ़ा है। और इतिहास में विद्यार्थी भाइयों बहनों, हमने ईरानियन संस्कृति के बारे में भी पढ़ा है कि आज का जो ईरान है, ऐतिहासिक समय में, पौराणिक समय में ईरान में से एक समूह अनुकूल जगह की तलाश करते हुए भारत आया और समय चलते चलते ईरानियन समूह का अपभ्रंश होते होते शब्द आर्य हो गया। विद्यार्थी भाइयों बहनों, विकास काल में इस समूह की संख्या बढ़ी और एक जाति में परिवर्तित हुई। इसका एक अलग सांस्कृतिक ढांचा था और इस सांस्कृतिक ढांचे के कारण वह विश्व में प्रख्यात हुई, आर्य संस्कृति। अब विद्यार्थी भाइयों बहनों, हमने आर्य किसको कहा जाता है? एक ऐसा जाति है जो भारत में आकर बसी और थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, उसके आधार पर मैं यह कह पाऊंगा कि भारत के मूल निवासी जिनको हम अनार्य कहते हैं, शुरू में जब आर्य आए तो अनार्यों के बीच संघर्ष होता है। विश्व का नियम है कि कोई प्रभावी जाति जब आती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो वहाँ की स्थानिक मूल निवासियों से उसका संघर्ष होता है। वह संघर्ष रहने, खाने पीने, सभी के जो ढंग होते हैं सबके अलग अलग होते हैं। जीवन के प्रति जो उनके विचार होते हैं वो अलग अलग होते हैं और इसी बातों को लेकर संघर्ष होता रहा। हम आज के भारत पर, अगर वर्तमान भारत पर दृष्टिपात डालें तो हमें पता चलेगा कि जो मूल निवासी भारतीय थे वो आर्यों का प्रभाव जैसे जैसे उत्तरी भाग से बढ़ता गया। सर्वप्रथम आर्य उत्तर से आए, ईरान से, अफगानिस्तान होकर वह भारत में आए और जैसे जैसे उनका प्रभाव बढ़ता गया वैसे वैसे यहाँ की जो मूल जाति थी वो दक्षिण की ओर जाती गई। एक समय ऐसा आया कि भारत के अधिकतम हिस्से पर आर्य जाति के लोग बस गए और विकास का ऐसा समय आया कि आर्य अनार्य दोनों एक जैसे हो गए, सांस्कृतिक मिलाप हो गया दोनों का। आज हम उसको अलग नहीं कर सकते क्योंकि आर्य संस्कृति की एक सबसे बड़ी लाक्षणिकता है विद्यार्थी भाइयों बहनों, वह लाक्षणिकता है दूध में शक्कर मिले वैसे वह घुल जाते हैं। अर्थात आने वाली छोटी प्रजाति को, जाति को वह दूध में शक्कर की तरह घुल मिला लेते हैं। तो यहाँ इस तरह से भारत में कई सारी प्रजातियां और भी आई और मगर आर्य संस्कृति में घुल मिल गई। जो अच्छे विचार दूसरी जाति के लगे वह आर्यों ने स्वीकार किया और आर्यों के ज़्यादातर जो संस्कृति के लाक्षणिकताएं थी वह अन्य जातियों ने स्वीकार की और इस तरह से सभी जातियां आज हमें एक रूप दिखाई देती है सांस्कृतिक रूप से। तो यहाँ हमने थोड़ी विशद रूप से आर्य किस तरह भारत में आए, किस तरह रहे। अब यहाँ
आर्यों के विषय में, हमारी संस्कृति के, भारतीय संस्कृति के विषय में हम बात करें तो महाभारत काल ईस्वीसन पूर्व 5000 वर्ष कहा गया है। इस हिसाब से रामायण काल करीब ईस्वीसन पूर्व 15,000 वर्ष पूर्व कहा गया है। अब अगर हम भागवत को पढ़ते हैं, विद्यार्थी भाइयों बहनों, आप में से कई लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, अगर न पढ़ा हो तो अगर विकास की, भारत में आर्य जातों ने किस तरह विकास किया, इसकी अगर समझ प्राप्त करनी है तो श्रीमद् भागवत एक बार पढ़ना चाहिए। किस तरह से उसमें ऐसा क्या है जो हमें पता चलेगा कि हमारी संस्कृति पुरानी कितनी है। अब हम बात करें तो श्रीमद् भागवत में लिखा है, भगवान के 9 जन्म की बात की गई है। अभी तक जो गिनती में आया है वो अंतिम उनका अवतार है कृष्ण अवतार। इससे पहले, इससे पूर्व भगवान ने 8 अवतार लिए। और मेरी जानकारी है उस हिसाब से अगर मैं कहूँ तो जब पृथ्वी नहीं थी उस समय भगवान विष्णु ने सर्वप्रथम मत्स्य अवतार लिया। भागवत में श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं, विद्यार्थी भाइयों बहनों, श्रीमद् भागवत में मत्स्य अवतार के बारे में विशद निरूपण है और आपको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह समुद्र मंथन से देवताओं और दानवों के बीच जो समुद्र मंथन हुआ तो पर्वत को समंदर के अंदर स्थिर रखने के लिए, सॉरी मुझे माफ करना, लेकिन जब प्रलय आया, प्रलय से प्रलय तक की बात है यहाँ, जब प्रलय आया पृथ्वी पर, उस समय भगवान ने एक ऐसी नौका समुद्र के अंदर तैयार रखी थी, बड़ी नौका थी, जिसमें ऋषि मुनि अपने ग्रंथों को, पेड़ पौधे औषधियों को लेकर उस नौका में बैठ गए। भगवान विष्णु ने अवतार लिया था मत्स्य अवतार, प्रथम अवतार, और मत्स्य बनकर नाव को समुद्र के अंदर घुमाते रहे जब तक पृथ्वी पर प्रलय शांत न हो गया। अर्थात नई सभ्यता के बीज बोने के लिए भगवान विष्णु ने प्रथम अवतार मत्स्य अवतार लिया। और उस समय के पृथ्वी पर जो ग्रंथ ऋषि मुनि वह थे, उनको इस प्रलय से बचाया और उन्होंने फिर से नई सृष्टि बच सके इसका प्रयत्न किया। तो यहाँ हमने देखा कि प्रथम अवतार मत्स्य अवतार है, 8वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का है। तो विद्यार्थी भाइयों बहनों, अब आप सोचो कि पहला अवतार जब हुआ होगा भगवान श्री कृष्ण का, तो उस समय संस्कृति, भारतीय संस्कृति थी, आर्य संस्कृति थी। तो आप सोचो कि कितनी पौराणिक आर्य संस्कृति हमारी है। उस समय ऋषि मुनियों ने अपने ग्रंथों, औषधियों को बचा कर रखा था और फिर से नई, जब पृथ्वी पर योग्य वातावरण हुआ तो वह फिर से पृथ्वी पर आए और नई परिस्थितियों के अंदर उन्होंने फिर से मानव जीवन शुरू किया। तो यहाँ हमें एक बात जानने को मिलती है कि हमारी संस्कृति कितनी पौराणी है। तो ये खास याद रखना कि हमारी संस्कृति पुरानी, सबसे पुरानी है। तो विद्यार्थी भाइयों बहनों, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम काव्य के बारे में चर्चा करेंगे। हमने पूर्व ज्ञान में ये बात की चर्चा इसलिए आपको मैंने जानकारी दी कि आपको काव्य में मैथिली शरण गुप्त जी ने जो भाव प्रकट किया है वो समझ में आ सके आपको, इसलिए। तो हम अब अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद।